ये है वो क्वेश्चन जो आपका पूरा AS10 रिवाइज कर देगा। ये CA फाइनल का क्वेश्चन है, बट ठीक है आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो करने में क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन में आपका पूरा AS10 अगर रिवाइज हो रहा है तो 1 मई को संस्कार लिमिटेड परचेज करती है 42 लाख रुपीस की लैंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू वेयर हाउस। तो उसको क्या बनाना है, लैंड पे वेयर हाउस बनाना है। लैंड उसने परचेज करा, एक ओल्ड टेम्परेरी स्ट्रक्चर था लैंड पे जो उसको डिमोलिश करना पड़ा वेयर हाउस बनाने के लिए। तो यानी कि वो जो डिमोलिशन की कॉस्ट थी वो मेरे उस एक्टिविटी से रिलेटेड थी, क्योंकि उसको किए बिना मैं वेयर हाउस नहीं बना सकता। हेंस वो कॉस्ट कहां ऐड हो जाएगी, लैंड की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। लैंड को रेडी फॉर यूज बनाना है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो साल्वेज मटेरियल डिमोलिशन का निकला वो स्क्रैप में बिक गया। अब ये जो स्क्रैप से इनकम जनरेट हुई ये उस एक्टिविटी से जनरेट हुई जो मेरे को लैंड को रेडी फॉर यूज करने के लिए जरूरी थी। देयरफॉर स्क्रैप की इनकम को भी मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। कंपनी ने स्टार्ट करा कंस्ट्रक्शन वर्क फ्रॉम द वेयर हाउस, 1 जून से उसने कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करा। फॉलोइंग कॉस्ट इनकर हुई, लीगल फीस लगी 1.5 लाख की लैंड के लिए, वो ऐड कर दोगे लैंड में। आर्किटेक्ट की फीस लगी 270 वेयर हाउस में, वेयर हाउस के लिए, तो वो आप ऐड कर दोगे। कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑन द परचेज ऑफ लैंड 135, ये लैंड में ऐड कर दोगे क्योंकि वो एक्टिविटी रिलेटेड है। साइट प्रिपरेशन चार्जेस वेयर हाउस के लिए ये 1 लाख रुपए वेयर हाउस में ऐड कर दोगे। सीमेंट खरीदा, अदर मटेरियल खरीदे जिसमें जीएसटी है 1 लाख रुपए का, एंड आपको क्रेडिट मिल जाएगा 50% का, तो 50,000 माइनस कर दोगे। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट वर्कर की लगी है 8 लाख रुपए, ये भी आप ऐड कर दोगे। जर्नल ओवरहेड आपने एलोकेट करे हैं जो नॉर्मल आप एलोकेट करते हो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी पे 30,000, ये आप ऐड नहीं करोगे क्योंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है। जो ओवरहेड आपने डायरेक्टली एलोकेट करे हैं वो आप ऐड कर दोगे 35,000 पे। आपने लैंड को पार्किंग स्पेस की तरह यूज करा 80,000 रुपए पे। अब मुझे एक बात बताओ, आपको तो वेयर हाउस बनाना था, पार्किंग स्पेस थोड़ा ना बनाना था, तो गाड़ी की पार्किंग उस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है जो उस वेयर हाउस को रेडी फॉर यूज करने के लिए होती। हेंस इस एक्टिविटी से आने वाली इनकम और एक्सपेंस कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो कहता है 35,000 आपको मिले हैं साल्वेज वैल्यू जो स्क्रैप मटेरियल डिमोलिशन का बेचा, तो ये आप क्या कर दोगे, लैंड की कॉस्ट में से माइनस कर दोगे क्योंकि ये उस एक्टिविटी से रिलेटेड है जो उस एसेट को रेडी फॉर यूज करने के लिए खर्चा हुआ। मटेरियल जो है 40,000 का वेस्ट हुआ और 1,20,000 का स्पेंड हुआ रेक्टिफाई द रॉन्ग डिजाइन वर्क। अच्छा, यहाँ पे ना वर्ड यूज हुआ परचेज ऑफ मटेरियल, तो देयरफॉर हमने माना है कि भाई 15 लाख में ये वाला मटेरियल भी शामिल होगा क्योंकि परचेज तो करा ही होगा ना, तभी तो लगाया है। अगर वो बोलता कंजम्पशन तो मैं कहता कि इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो देयरफॉर ये 40,000 और 1,20 आपको इसके में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये एबनॉर्मल कॉस्ट है। भाई जो 40,000 का वेस्ट हो गया एबनॉर्मल कॉस्ट है, 1,20 गलत कर दिया था काम, उस पर खर्चा हो गया, ये भी एबनॉर्मल कॉस्ट है, तो वो आपको हटाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट वो कह रहा है जून से लेके मार्च तक की है, 8 लाख रुपए की जो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है। कहता है फैक्ट्री बिल्डिंग 28 फरवरी को तैयार हो गई थी जो सब्सटेंशियल पीरियड है एज पर इंड एस 23। आप इसको पढ़ोगे AS16, क्यों AS16, वो फाइनल में इंड एस लगते हैं, तो आप AS16 पढ़ो कि सब्सटेंशियल पीरियड है, आप अपनी बोरोइंग कॉस्ट ऐड करके चलोगे। तो आपने कितना टाइम लिया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 9 महीने आपने लिए। तो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आपने 10 महीने की ले रखी है, लेकिन बिल्डिंग पे कितने की लगी है, 9 महीने की, तो आप 9 महीने की ही चार्ज करोगे। वो कहता है बिल्डिंग की लाइफ कितनी है 25 ईयर, लेकिन रूफ है उसकी लाइफ कितनी है 15 सालों की है और 25% की कॉस्ट है, तो आपको रूफ और बिल्डिंग को अलग अलग डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। 25 सालों के बाद आपको डिमोलिश करनी पड़ेगी जिसपे 80 लाख का खर्चा आएगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी उसने आपको दे रखा है, ये आपको ऐड करनी पड़ेगी। लोन भी ले रखा है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल 60 लाख रुपए का 10% की कॉस्ट पे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सॉरी, और आपने इनकम भी अर्न करी है 25,000 की, तो क्योंकि ये क्वालिफाइंग एसेट है तो बोरिंग कॉस्ट आप नेट ऑफ इनकम आप ऐड करके चलोगे। अब आपको निकालना है कि क्या क्या ऐड होगा। तो लैंड की परचेज कॉस्ट ऐड हो जाएगी, जो लीगल फीस खर्च करी लैंड पे वो भी ऐड हो जाएगी। नेट कॉस्ट जो डिमोलिशिंग पे करी, भाई डिमोलिशन पे खर्चा करा था 1,35,000 का, स्क्रैप से इनकम जनरेट हो गई थी 35,000 रुपए की, तो नेट आपने ऐड कर दिया 1 लाख रुपए, क्योंकि 35,000 की इनकम और 1,35,000 दोनों उस एक्टिविटी से रिलेटेड थे। फिर आर्किटेक्ट और कंसल्टेंसी फीस आपने खर्च करी 2,70,000 रुपए की, वो वेयर हाउस में ऐड कर दोगे। साइट प्रिपरेशन चार्जेस 1 लाख रुपए से, वो आप वेयर हाउस में ऐड कर दोगे। सीमेंट लगा 15 लाख पे 50,000 का जीएसटी मिल गया, वो माइनस कर दिया। 40,000 और 1,20 एबनॉर्मल कॉस्ट थे, वो माइनस कर दिए 12,90,000 रुपए। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट 10 महीने की थी, लेकिन आपको कितने की लेनी है, 9 महीने की लेनी है, 7,20,000। डायरेक्ट ओवरहेड की जो कॉस्ट थी, देखो यहाँ पे उसने आपको दो बोला था, एक बोला था 30,000 अलोकेटेड, एक बोला था 35,000 डायरेक्ट, तो हमने 35,000 डायरेक्ट वाली ले रखी है।
डायरेक्ट वाली ले रखी है 3,15,000, अलोकेटेड ओवरहेड निल, कार पार्किंग से जो इनकम आई वो आप P&L में लेके जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फाइनेंस कॉस्ट जो थी आपकी कितने की लगेगी, फाइनेंस कॉस्ट 60 लाख का 9 महीने के लिए 10% का लोन, वो आपने ऐड कर दिया 4.5 लाख। इनकम भी हुई थी आपको 25,000 की, वो आपने लेस कर दी, और डी कमीशनिंग की कॉस्ट आपने ऐड कर दी 7,36,000। ये आ गया आपकी टोटल वेयर हाउस की वैल्यू। इस वेयर हाउस की वैल्यू में 25% रूफ है, 75% बैलेंस है। रूफ की लाइफ कितनी है, 15 साल, 1 महीने का डेप्रिसिएशन, ये आ गया रूफ का डेप्रिसिएशन। 75% पे 25 सालों की लाइफ बैलेंस वेयर हाउस की, 1 महीने का डेप्रिसिएशन, ये आ गया डेप्रिसिएशन। दिस इज इट। इसमें आपके एएस 10 के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए इस एक क्वेश्चन में, अगर आपको रिवाइज करना हो तो। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। हमने सवालों में भी समझा कि कैसे कौन सी चीज ऐड होती है, खाली रट्टे पे फोकस नहीं करा कि ये कर देंगे वो नहीं करेंगे। इसलिए ना मैंने यहाँ पे आपको वो नहीं लिखा हुआ कि ये ऐड कर देना वो लेस कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ना एक समझ में आ जाए कि भाई ये चीज ऐड इसलिए होती है और ये चीज ऐड इसलिए नहीं होती है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे ऐसी वीडियोस चाहिए, हम जरूर आपके साथ वो वीडियोस को शेयर करेंगे, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ शेयर करेंगे। आपको कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए किसी भी कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ